Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अब तक आपने एमकॉम सेमेस्टर 3 में दर्शन सर के पास से मैनेजमेंट अकाउंट एंड ध्यान सर के पास से टैक्सेशन आपने सीखा हुआ है। अब हम हमारे एमकॉम सेमेस्टर 3 का तीसरा सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 आपने एमकॉम सेमेस्टर 2 में पढ़ा हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट यानी कि एमकॉम सेमेस्टर 3 में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ने वाले हो। तो ये सब्जेक्ट आपको 50-50 जैसा लगेगा, ब्रिटानिया 50-50। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें आपको 50% प्रैक्टिकल करना है और 50% ऑडिटिंग की थ्योरी रहेगी। आधा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और आधा सब्जेक्ट थ्योरी। और जो ऑडिटिंग आप बीकॉम में पढ़े हुए हो इसका लेवल उसके जैसा बिल्कुल नहीं होगा। नॉलेज वाइज कंसेप्चुअल आपको ये अच्छी तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है, बाकी वो इजी हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो या फिर अगर कंसेप्चुअल एग्ज़ाम में प्रॉपर लिखना है तो इसमें ज़्यादा आप गप्पे नहीं लगा पाओगे। इसका आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये ऑडिटिंग बीकॉम जैसा बिल्कुल नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट आएंगे और उसमें से आज हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कॉस्ट ऑडिट। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 में से, ये बच्चों चैप्टर है यूनिट नंबर 4 का। यूनिट नंबर 4 का एक छोटू चैप्टर है कॉस्ट ऑडिट, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए, तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उसका पूरा पेपर स्टाइल देखना ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी में इसमें से कैसे पेपर पूछा जाता है। तो आइडियल पेपर स्टाइल अब आपको बताने वाला हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी का 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 आवर्स, सब आपको पता है, और उसके टोटल 70 मार्क्स रहता है। तो इसमें मैंने आपको आगे ही बताया था कि 50% प्रैक्टिकल है और 50% थियोरी। ये सब्जेक्ट हमारा 50-50 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ए, सम ऑफ अमाल कमीशन ऑफ कंपनी, जिसका 14 मार्क्स का सम आएगा अमाल कमीशन का। साथ में आपको पूछेंगे सम ऑफ अमाल कमीशन ऑफ कंपनी 7 मार्क्स का ऑप्शन में, साथ में थियोरी आएगी अमाल कमीशन की 7 मार्क्स में। और फिर में क्वेश्चन 1B MCQ पूछेंगे आपको 4 मार्क्स के, यानी आपको 4 अटेम्प्ट करने पर दिए गए होंगे 6, यानी 4 आउट ऑफ 6। तो टोटल फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 14 मार्क्स का बड़ा सम, ऑप्शन में 7 मार्क्स का छोटू सम और साथ में थ्योरी, और 4 मार्क्स का MCQ। अब MCQ हर एक यूनिट के साथ में आते हैं, ये भी आपको पता है, क्लियर। तो फर्स्ट यूनिट यानी अमाल कमीशन ऑफ कंपनी आपको करना है, जिसमें 2 से ज़्यादा कंपनी इकट्ठा होती है, उसकी एक साथ बैलेंस शीट बनाता है। ये कंसेप्ट आप पहले आगे पढ़ चुके हो, पर ये और डीप में आएगा। और इसी के जैसा और एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही लेंथी चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 2A, सम ऑफ होल्डिंग कंपनी 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 2A उसमें फर्स्ट सम ऑफ होल्डिंग कंपनी 7 मार्क्स, और A उसमें 2 थियोरी ऑफ होल्डिंग कंपनी 7 मार्क्स, और क्वेश्चन 2B रहेगा आपके लिए MCQ, एनी 4 आउट ऑफ 6, अगेन 4 मार्क्स। तो पहले दोनों क्वेश्चन कुल मिला के 18 मार्क्स है, 18 मार्क्स आपको देंगे। और ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो टोटली होल्डिंग कंपनी का है, यानी आपको क्वेश्चन 2 में करना है होल्डिंग कंसेप्ट। एक कंपनी दूसरी कंपनी को शेयर खरीद लेती है, पूरे शेयर ना खरीदे, कुछ पोर्शन वो अपने पास रखे, तो इसकी पूरी स्टेप में कैलकुलेशन आएगी, ज़बरदस्त कैलकुलेशन। हाँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसे वर्ड और काफ़ी सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, जो बहुत लेंथी चैप्टर आपके लिए रहेगा, पर अच्छा चैप्टर, सर की टेक्निक आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। होल्डिंग कंपनी आपका क्वेश्चन 2 रहने वाला है, पहला अमल कमीशन, सेकंड होल्डिंग। चलिए, जैसा कि अब हम आगे बढ़ेंगे, अब 50% पोर्शन आपका ऑडिटिंग रिलेटेड रहेगा। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है उसमें 50% ऑडिटिंग पोर्शन है, उसमें अब क्वेश्चन 3 और 4 ऑडिटिंग रिलेटेड होंगे।
क्वेश्चन 3A उसमें फर्स्ट थियोरी ऑफ ईडीपी ऑडिट, ईडीपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर बेस्ड ऑडिटिंग जिसको आप बोल सकते हो, 7 मार्क्स की थ्योरी। साथ में ए में सेकंड थियोरी ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट 7 मार्क्स। और में आपको इसी तरीके से दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईडीपी ऑडिट की थ्योरी और साथ में गवर्नमेंट की थ्योरी 7-7 मार्क्स में। और क्वेश्चन 3B जिसमें एमसीक्यू रहेंगे, अब एमसीक्यू के 3 मार्क्स है टोटल, यानी 3 एमसीक्यू आउट ऑफ 5, आपको 5 दिए गए होंगे, उसमें से 3 राइट डाउन करना है। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन 3 में 2 अलग अलग चैप्टर है, ईडीपी ऑडिट इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑडिटिंग, और गवर्नमेंट का ऑडिट कैसे होता है। ये दोनों चैप्टर ऑप्शन में बिल्कुल नहीं निकलते, ये आपको याद रखना चाहिए। दोनों चैप्टर आपको यूनिट नंबर 3 के लिए कंपलसरी करना है, राइट। तो दोनों चैप्टर की थ्योरी आपको 7 मार्क्स में आएंगी, 14 मार्क्स में कोई एक चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये ऑडिटिंग के अलग कंसेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, पहला ईडीपी और दूसरा गवर्नमेंट ऑडिट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरे 2 चैप्टर आ रहा है। क्वेश्चन 4A उसमें फर्स्ट थ्योरी ऑफ कॉस्ट ऑडिट जिसका 7 मार्क्स का वेटेज रहेगा। क्वेश्चन A उसमें सेकंड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट जिसका क्वेश्चन भी 7 मार्क्स का रहेगा। ऑप्शन में इसी तरीके से कॉस्ट ऑडिट का 7 मार्क्स का थ्योरी एंड मैनेजमेंट ऑडिट का भी 7 मार्क्स का थ्योरी ऑप्शन में इसी तरीके से रहता है। और क्वेश्चन 4B एमसीक्यू वो भी 3 मार्क्स के रहेंगे और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 आउट ऑफ 5, यानी हर एक यूनिट के एमसीक्यू उसके साथ में पूछ रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन का वेटेज टोटल आपको 17 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 + 3 ऐसी पेपर स्टाइल है। ओके, तो यूनिट नंबर 4 में भी आप देख सकते हो कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट साथ में आ रहा है, क्लियर। तो वो दोनों चैप्टर अलग अलग है। तो कुल मिला के आपको ऑडिटिंग के 4 चैप्टर करने हैं, 4 टॉपिक, ईडीपी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, राइट। 4 टॉपिक करो और आधा सब्जेक्ट आपका क्लियर। टोटल थ्योरी है, इसमें एक भी प्रैक्टिकल आपको नहीं पूछेंगे, 101%, क्योंकि इसमें सम आता ही नहीं है। ऑडिटिंग मतलब चेकिंग, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लियर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की ये पेपर स्टाइल 50% प्रैक्टिकल एंड 50% थ्योरी। चलिए, तो छोटू टॉपिक कॉस्ट ऑडिट शुरू कर रहे हैं। और कॉस्ट ऑडिट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली आप अब तक जो ऑडिटिंग पढ़ रहे थे बीकॉम में, वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिटिंग, यानी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो कंपनी ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट वगैरह बनाती है उसकी करेक्टनेस, ही वो सही लिखे है गलत लिखे है, ये ऑडिट होने के बाद पता चल रहा था, यानी वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड का ऑडिटिंग था। और यहाँ पे एमकॉम सेमेस्टर 3 में जो हम अलग अलग ऑडिट पढ़ेंगे वो वहाँ फाइनेंशियल से बिल्कुल अलग ऑडिटिंग होगा। पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट, तो यहाँ पे जब कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा जाता है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, तो उसकी करेक्टनेस को अगर हम चेक करें तो वो हमारे लिए कॉस्ट ऑडिट रहेगा। तो अलग अलग बहुत सारे टॉपिक बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे छोटू चैप्टर है, 5 या 6 क्वेश्चन हम कंसिडर करेंगे। अगर आपके पास ध्यान कॉमर्स की मटेरियल कॉपी हो तो यहाँ पे मैंने मटेरियल कॉपी से भी 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए जो यूनिवर्सिटी में आता है। सो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा, ऑनलाइन लेक्चर है पर आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जो आपको कंसिडर करेंगे तो वो टेक्स्ट बुक या फिर आपकी मटेरियल कॉपी से भी ज़्यादा होगा। इवन टेक्स्ट बुक में भी ये सारे क्वेश्चन ठीक से नहीं दिए हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं कॉस्ट ऑडिट में से वो है, What do you know about cost audit? Discuss aims and objective of cost audit. कॉस्ट ऑडिट क्या है, आप उसके बारे में क्या जानते हो, एंड उसके एम्स या फिर कह सकते हो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करो। तो पहला क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव पूछे विद डेफिनेशन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है ना, यूनिवर्सिटी में ये 2 बार आ चुका है, 2015 एंड 16। तो ये क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मीनिंग करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑडिट का सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। इन जनरल सेंस कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग क्या होता है? बाय द टर्म कॉस्ट ऑडिट इट मीन्स द डिटेल्स चेकिंग ऑफ द कॉस्ट सिस्टम, द टेक्निक एंड कॉस्ट एंड अकाउंट्स टू वेरीफाई देयर करेक्टनेस, टू एंश्योर अथरेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये आपको एकदम जनरल सेंस में मीनिंग बताया गया है 3 लाइन में।
कॉस्ट ऑडिट क्या है? तो कॉस्ट ऑडिट है डिटेल चेकिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, टेक्निक एंड अकाउंट्स। हमें क्या चेक करना है? कॉस्टिंग सिस्टम कौन सी यूज़ की है, टेक्निक कौन सी यूज़ की है और कॉस्ट अकाउंट कैसे मेंटेन किया है। क्या चेक करना है? टू वेरीफाई देन करेक्टनेस एंड एंश्योर अथरेंस। अथरेंस मीन्स उसमें कितना सच्चाई पूर्वक लिखा गया है, निष्ठा जिसको बोलता है कि हमने सही लिखा है गलत लिखा है, तो एक वो सिमिलर वर्ड है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है क्या वो फुलफिल हो रहा है, तो हमें कॉस्ट ऑडिट में ये चेक करना है। तो ये थोड़ा सा जनरल सेंस वाला डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन जो ज़्यादातर बच्चों को अच्छा लग रहा है, ऑथर ने दिया हुआ है, जिसका नाम है R.W. Debson, डिफाइंड इट। Cost audit is the verification of cost accounts and a check on the adherence to the cost accounting plan। ये एकदम easiest and shortest definition है, R.W. डेप्सन ने दिया हुआ है। उसकी एक बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, उसमें ये डेफिनेशन दिया हुआ है। कॉस्ट ऑडिट इज एन वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड द चेक अथरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। यानी कि वहाँ पे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का दूसरा मतलब होता है चेकिंग द करेक्टनेस, और उसमें क्या है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान है क्या उसके बेस पे कॉस्ट ऑडिटिंग किया, अकाउंट प्रॉपर लिखा गया है जो प्लान, यानी कि आपने जैसा सोचा था कि अकाउंट वैसे ही लिखे गए, तो ये चेक करना, दैट मीन्स कॉस्ट ऑडिट। तो बहुत ही ईजी डेफिनेशन, आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन बना सकते हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अगर किसी ऑथर की डेफिनेशन लिख रहे हो, जैसे कि R.W. डेप्सन की डेफिनेशन लिख रहे हो, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ज़रूरी है और उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। दैट मीन्स इन शॉर्ट आप कह सकते हो कॉस्ट ऑडिट क्या है। तो कॉस्ट ऑडिट आपको पूरा कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करना है, कॉस्ट अकाउंट में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्या वो करेक्ट लिखे हैं कि नहीं, तो ये सब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करना है, दैट इज़ योर कॉस्ट ऑडिट, राइट। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना जिस तरीके से ऑनलाइन, वैसे ही सेम टू सेम आपको नोटबुक में भी लिखना है। जैसे आप टैक्सेशन में काम करते थे तो आपका ये होमवर्क भी बन जाएगा, जो हम अभी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वही। क्लास में होते तो आप मुझे ये थियोरी पढ़ाते पढ़ाते रोक सकते थे, क्योंकि हम बीच में किटकेट ब्रेक, छोटू किटकेट ब्रेक लेते हैं, बट यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर है तो आपको कभी भी मुझे स्टॉप कर सकते हो। आप लोगों के पास ये अथॉरिटी रहेगी अभी कि आपको जब भी ऐसा लगे कि मुझे बस एक क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करूँगा, तीसरा क्वेश्चन है उसके थोड़ी देर बाद करेंगे, तो आप आराम से अपना टाइम लेके ये पूरा वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर का ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, इस ब्रेक अपने हिसाब से ले सकते हो, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट डेफिनेशन के समझने के बाद अब हम मेन टॉपिक पे जाएंगे, जो कि 7 मार्क्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मीनिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट था, उसके बाद हम क्वेश्चन 1 का एक और आंसर, एम्स और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए, मटेरियल कॉपी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, भाई कॉस्ट ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एंटाइटी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी जो बिजनेस है उसने अपने कॉस्ट रिकॉर्ड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ लिखे हैं कि नहीं वो चेक करना। टू वेरीफाई करके सारे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होंगे। यानी हमें पहला क्या वेरीफाई करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी जो एक होता है लॉजिकल एक्यूरेसी और दूसरा होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि अरिथमेटिकल आंकड़ा वो जो उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो वो प्रॉपरली लिखे कि नहीं, हम यहाँ पे वो चेक करने वाला है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव उसका रहेगा टू वेरीफाई दैट द कॉस्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, यानी कि एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हमारा मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पे। तो दूसरे ऑब्जेक्टिव में हम चेक करें कि कॉस्ट अकाउंट क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के बेस पे लिखे हुए हैं, जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कह सकते हैं ना कॉस्ट अकाउंट लिखने के, क्या वो प्रिंसिपल यूज़ करके लिखे गए। तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहेगा, राइट। ऑब्जेक्टिव को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कॉस्ट ऑडिट का, वो है टू डिटेक्ट एनी एरर और फ्रॉड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अगर कॉस्ट अकाउंट में कोई फ्रॉड एंड एरर है तो वो हम कॉस्ट ऑडिट करके फाइंड आउट कर सकते हैं।
ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को चेक कर रहे हैं, तो जब हम चेक करें तो ऑडिट के बेस पे हमें क्या मिल सकता है, कोई भी फ्रॉड एंड एरर जो हुई हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे जो भी आपके लिए सेंटेंसेस है उसमें से पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि वो सेंटेंस में मेन पॉइंट क्या है उसको हाईलाइट करेंगे तो हमें वो पॉइंट्स याद रह जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम सेंटेंस बना सकते हैं। कई लोग तो ये पॉइंट लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करता है। ऑब्जेक्टिव अगर 7 मार्क्स में आ रहा है तो सिर्फ ये सेंटेंसेस नहीं, वो पॉइंट लिख के उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो आप, राइट। आप एक्सप्लेन करने में तो माहिर हो, एमकॉम सेम 3 में पढ़ रहे हो तो इनफ मैच्योर हो आप, कोई भी पॉइंट उसको एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने उसको सेंटेंसेस में लिया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या है ऑब्जेक्टिव में, टू वेरीफाई दैट द प्रोसीजर laid down by the management for preparing of cost accounts are observed, यानी कि प्रोसीजर पूरी ऑब्जर्व करनी है। जो अकाउंटिंग लिखा गया है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कॉस्ट अकाउंट आपको आगे पता होगा कि कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंट को हेल्पफुल रहता है, यानी वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेता है। तो जब भी कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर होता है उसकी पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है कि प्रोसेस कैसे बनाई गई है, कॉस्ट अकाउंट क्या ठीक से लिखा गया है जो मैनेजमेंट को हेल्पफुल हो। तो कॉस्ट ऑडिट का एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हो कि वो उसकी प्रोसीजर को ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है कि वो कैसे मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है, राइट। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, वो है टू एग्जामिन दैट द बेसिक एंड द एक्यूरेसी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड द वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे क्या बताया गया है हमें, हाईलाइट ऑफ द पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में। यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्किंग प्रोग्रेस की वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं, वो कितना एक्यूरेटली लिखा गया है, क्या करेक्ट लिखा है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमें कहना चाह रहा है क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्किंग प्रोग्रेस को प्रॉपरली एग्जामिन करो, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा पढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू सी दैट फिगर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड या रिकन्सिलेटेड। रिकन्सिलेटेड का मतलब होता है टैली करना, एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फिगर्स को सारे चेक करेंगे, वो एक जैसा होना चाहिए। आपने बीकॉम में एक चैप्टर पढ़ा था रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट, याद आ रहा हो तो वहाँ पे हम कॉस्ट का प्रॉफिट ले या फाइनेंस का प्रॉफिट ले तो सामने वाली कंपनी के साथ उसको मैच करते थे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक करना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ मैच होना चाहिए। वो उसमें आपको प्रॉफिट अलग नहीं आएगा पर कॉस्ट आपको वो डिटेलिंग दिखाता है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी फिगर्स को रिकन्सिलेट करना है, मैच करना है फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ, तो वो भी कॉस्ट ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, टू वेरीफाई दैट दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of the goods or services is determined साइंटिफिकली राइट। यहाँ पे क्या बताया गया है हमें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चेक करो कि क्या आपने गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक से डिटरमाइन की है, उसको वेरीफाई करो। यहाँ पे कोई गलती फिक तो नहीं की। साइंटिफिकली का मतलब होता है कि आपने जो टेक्निक या जो फॉर्मेट था वो फॉलो किया होना चाहिए, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, यानी कि जिस फॉर्मेट में लिखना चाहिए था उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ठीक से आपने लिखी हुई हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो ऑब्जेक्टिव आप कॉस्ट ऑडिट के पढ़ रहे हो ना, अब तक जो एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर आपको कॉस्ट ऑडिट का एडवांटेजेस पूछे, कॉस्ट ऑडिट का एडवांटेजेस बेनिफिट पूछे, मेरिट उसका तीसरा नाम, तो आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को ही घुमा फिरा के आराम से यही पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो एडवांटेजेस में। यानी कि जिस चीज़ का अगर आप एडवांटेजेस पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, तो वही पॉइंट आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, राइट। तो ये मैंने आपको 1 या 2 बार आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि किसी भी पॉइंट का ऑब्जेक्टिव उसी का एडवांटेजेस हो जाता है। तो एडवांटेजेस आप इसी में से लिख सकते हो। तो आपको पॉइंट थोड़ा सा बदलना होगा। जैसे कि मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पॉइंट लिखूँ एडवांटेजेस में, तो मैं क्या लिखूँगा एडवांटेजेस में, कॉस्ट ऑडिट हेल्प
दी टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही लिखी है कि नहीं वो फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये आपको अलग तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ही एडवांटेजेस के पॉइंट बन सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को हम लेंगे, वो है टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कंट्रोल प्राइस इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस आप जानते हो, अगर आपने कॉस्ट प्लस कुछ और भी एक्स्ट्रा लिया है, आपने कुछ भी और भी एक्स्ट्रा कंट्रोल प्राइस किया है, तो कॉस्ट प्लस यानी कि वो होता है कि आप अपनी जो बेसिक कॉस्ट थी उससे आपने कितने ज़्यादा कॉस्ट किए। तो अगर आप वो फाइंड कर रहे हो तो कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वो प्राइस ठीक से आपने लिखी है कि नहीं, आपने कॉस्ट ज़्यादा कर दिया है तो कहाँ पे ज़्यादा किया है, वो डिटरमाइन करने में आपको कॉस्ट ऑडिट हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ दैट एंटरप्राइज। यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ 3 रिसोर्सेस, ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। तो सभी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या कंपनी ने किया है, जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो उसको एंश्योर करना है कि क्या वो उसने सही में ये सारे रिसोर्सेज जितने यूज़ करने चाहिए थे उतने यूज़ किए, तो उन्होंने जो प्रॉफिट किया है वो सही है, या फिर वो और ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते थे। तो कॉस्ट ऑडिट तो वो उसके बारे में जानकारी देगा। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए, फिर उसका आप ऑडिट करवा रहे हो, तो ऑडिट से आपको फ़ायदा क्या होना चाहिए, ये सारे फ़ायदे होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखें तो वो है टू वेरीफाई कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर टू द एंश्योर दैट these have been प्रॉपरली एसर्टेन्ड। यानी कि आपको यहाँ पे मेन पॉइंट बताए गए कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। देखो जब भी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होती है ना, जनरली मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये कनेक्टेड है, तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है तो वो लोग क्या करते हैं, जो ऐसी प्रोडक्ट है जो प्रोसेस में बनती है तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में से जाएगी, तो हर एक डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बोला जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट। हाँ, तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसको कॉस्ट सेंटर बोला जाता है। हम उसकी पहले कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड में। तो क्या कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर प्रॉपरली एलोकेट किए गए, उन्होंने प्रॉपरली वो लिखे गए थे, अनसर्टेन उसको करना है, यहाँ पे वहाँ पे गलती ना हो ऐसा हमें वेरीफाई करना है। तो कॉस्ट ऑडिट का वो भी एक वन ऑफ द एडवांटेजेस हो गया। क्लियर। ये एडवांटेजेस भी बोल सकते हो, इसको ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, पर जनरली ऑब्जेक्टिव 2 बार पूछा गया है। अगर आपको कहीं पे भी अब तक नहीं पूछा ऐसे एडवांटेजेस भी पूछे ना, तो भी यही पॉइंट एक्सप्लेन करो। नोटबुक में भी ये क्वेश्चन आंसर के साथ आपको लिखना है। यहाँ पर मटेरियल कॉपी से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे और ये हाईलाइट किए, मटेरियल कॉपी से टोटली डिफरेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो रहा है। क्लियर। चलिए अब कॉस्ट ऑडिट का दूसरा टॉपिक लेने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको मटेरियल कॉपी में नहीं मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ और यहीं से आपको पूरा राइट डाउन करना है। मटेरियल कॉपी में ये नहीं है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से द फीचर्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये यूनिवर्सिटी में आ चुका है, तो ये यहाँ पे ये समझाना ज़रूरी था। कॉस्ट ऑडिट की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या है, कैसा है कॉस्ट ऑडिट। तो थोड़े आपको सिमिलर पॉइंट अब मिलेंगे, पर यहाँ पे पॉइंट्स में वैरायटी दिखेगी। तो स्टार्ट करें कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ एन ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिटिंग है, तो ऑडिट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मैंने पॉइंट हाईलाइट भी किया है जैसे आगे किया था, तो ये आपको समझने में आसानी हो। क्लियर। कई लोग ये भी करेंगे जैसा मैंने बताया था कि ये पॉइंट्स को लिखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप वो भी कर सकते हो। 7 मार्क्स में अगर लेंथी पूछे तो ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने सेंटेंस में लिया है दूसरा सेंटेंस, इट्स प्रोसेस इज इन्वॉल्व्स वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन और processing of any items on the basis of cost records from material, labor and overheads as maintained
बाय दी एंटरप्राइज। यहाँ पे हमें पूरी 3 लाइन में ये समझाया गया है कि हमें क्या वेरीफाई करना है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके दूसरे 2 नाम है, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोला जाता है और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। वैसे और भी नाम है, फैक्ट्री कॉस्ट जिसको आप बोलते हो, हाँ, मैन्युफैक्चरर कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर यानी दूसरा नाम फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग का होता है फैक्ट्री में, तीसरा भी नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट भी जिसको बोला जाता है। तो उसको वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करोगे, कौन सी चीज़ को देख के वेरीफाई करोगे, तो मटेरियल की डिटेल, लेबर की डिटेल, ओवरहेड की डिटेल देख के आप वो वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको पूरा कॉस्ट ऑडिट में यही काम करना है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसिंग कॉस्ट को वेरीफाई करना है, किस चीज़ के, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के बेस पे। तो आप एंटरप्राइज वो चीज़ कर सकता है, राइट। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स में इवैल्यूएशन ऑफ द ऑपरेटिंग एंड अदर एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन under audit with the special reference to the product under the review to ensure the submission of necessary details required under the cost audit report rules। ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स जो है ना, ये आपको प्रोवाइडेड है। जैसे कंपनी को फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है वो भी समझाया गया है, वैसे ही कॉस्ट ऑडिट रूल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑडिट कैसे किया जाए, कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिटिंग कैसे किया जाए, वो भी वहाँ पे प्रोवाइड है। तो ये पॉइंट हमें बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जब भी हम कोई इवैल्यूएशन करना चाहते हैं कि वो फॉर्म कैसे कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी को चेक करना चाहते हैं, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपरली लिखे गए कि नहीं, स्पेशल उसका रेफरेंस जो होता है वो एंश्योर यहाँ पे हमें करना है कि कॉस्ट अकाउंट प्रॉपरली नेसेसरी डिटेल्स के साथ सारे बताए गए। ये रूल्स क्या यहाँ पे प्रोवाइड है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्टेड रूल्स जिसको बोला जाता है, वहाँ पे ये बताया गया कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। कॉस्ट ऑडिट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंट लिखते हो, उसका ऑडिटिंग होता है तो ऑडिटर अपना रिपोर्ट देता है, क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, याद आ रहा है, अच्छा लिखा हो तो क्लीन रिपोर्ट देता है, अगर अच्छा नहीं लिखा है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही कॉस्ट ऑडिट में भी आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हुई कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको बनाना है। क्लियर। चलिए अब कॉस्ट ऑडिट की थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाला है, जो कि न्यू रूल्स है कॉस्ट ऑडिट बनाने के रूल्स, उसमें प्रिस्क्राइब की गई है। तो आपके लिए स्पेशली ऐसी नई कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं ढूंढ के लाया हूँ। तो इसमें सबसे पहले, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इफ turnover excess ₹35 crores or more during indemnity preceding financial year in respect of the products and services specified। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि ऐसी कंपनियाँ जिसके कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना उनके लिए कंपलसरी है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज कॉस्ट रिकॉर्ड, कब, जब उनका टर्नओवर 35 और उससे ज़्यादा हो, कब, कोई भी इंडेमनिटी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि इंडेमनिटी प्रिसीडिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट तुरंत वाला, उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो। तो ऐसे कोई भी फाइनेंशियल ईयर में जिस कंपनी का टर्नओवर 35 या करोड़ या उससे ज़्यादा हो, कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो स्पेसिफाइड है उसके लिए, तो उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना कंपलसरी है, मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, the new cost audit rules has categorized the entity into regulated sector and unregulated sector। यानी कि जो नए कॉस्ट ऑडिट के रूल्स है उनके मुताबिक एंटिटी यानी कि बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है रेगुलेटेड सेक्टर, दूसरा अनरेगुलेटेड सेक्टर। अब इसके बारे में भी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें बताने वाला है। Next characteristics, the entity falling under the regulated sector having overall annual turnover of 50 crores or more and aggregate turnover of the individual products or services of rupees
25 crores or more have to get their cost record audited। यहाँ पे हमें रेगुलेटेड सेक्टर के बारे में बताया गया है, इसीलिए मैंने रेगुलेटेड सेक्टर को हाईलाइट किया हुआ है। अभी जो हमने 35 करोड़ वाली लिमिट देखी वो जनरल ही है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर। अब देखो कैटेगरी के मुताबिक अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में हो तो आपका पूरा टर्नओवर कितना होना चाहिए, 35 करोड़ और मोर। अगर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको भी कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट करवाना ज़रूरी है। उसमें भी स्पेशल बोला है, कोई एक प्रोडक्ट, अगर समझो कि मेरी कंपनी और मैं 10 या 50 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक प्रोडक्ट का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो भी रिकॉर्ड उसका कॉस्ट ऑडिट करना ज़रूरी है। तो ये रेगुलेटेड सेक्टर की बात है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ये चलो रेगुलेटेड सेक्टर की आपने लिमिट बताई, ऑल ओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज की, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज की 50 करोड़ या उससे ज़्यादा आपने सेल किया हो तो उसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन होगा कि ये रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, तो वो आ जाएगा, कंसिडर हो जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 सेक्टर्स are brought under the regulated category, namely telecommunication services, power generation, transmission, distributions and supply, petroleum products, drugs, paramedicals, fertilizers, sugar and industrial alcohol। ये सारे जो सेक्टर्स आपको नेम दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे सेक्टर्स रेगुलेटेड सेक्टर्स में आते हैं। गवर्नमेंट ने जो कॉस्ट ऑडिट के रूल्स बने गए उसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड में ये सारे सेक्टर्स आ रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ड्रग्स एंड पैरामेडिकल्स यानी फर्टिलाइजर्स है, सुगर्स एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, या अल्कोहलिक लिमर जो आप खेती में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, उसको भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ड्रग्स एंड पैरामेडिकल, ये जो मेडिकल इंडस्ट्री है उनके लिए भी है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो रेगुलेटेड सेक्टर में आप कह सकते हो। तो अब जो दूसरा सेक्टर है उसके बारे में भी बात करेंगे, अनरेगुलेटेड सेक्टर, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में कवर होगा। जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, द एंटाइटी फेलिंग अंडर द अनरेगुलेटेड कैटेगरी वाइज अ बिजनेस ऑफ प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स एंड ग्लास, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, मिल्क पावर बिजनेस एक्सेट्रा। तो दीज आर दी अनरेगुलेटेड कैटेगरी। उसका हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ ₹35 करोड़ और मोर हैव टू गेट देयर कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिटेड। देखो यहाँ पे अनरेगुलेटेड कैटेगरी में बात किया है कि कौन कौन से बिजनेस आते हैं और उनकी लिमिट कितनी है, टर्नओवर लिमिट, जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना कंपलसरी है, ऑडिट करना कंपलसरी है। तो ऐसे कौन कौन से बिजनेस है, प्लास्टिक है, पॉलीमर्स बिजनेस है, ग्लास है, इलेक्ट्रिकल बिजनेस है, टेक्सटाइल है, मिल्क पावर बिजनेस है। मतलब आप ये भी याद रख सकते हो कि जो रेगुलेटेड में नहीं आते वो सारे इनरेगुलेटेड सेक्टर्स है। तो ऐसे बिजनेस को कितना टर्नओवर हो तो कंपलसरी है 100 करोड़ और मोर, तो ऐसा बिजनेस को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना कंपलसरी है। और अगर मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करूँ ऐसे सेक्टर्स में, तो उनका टर्नओवर 35 करोड़ और उससे ज़्यादा हो तो उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट करवाना ज़रूरी है। तो आपको ऑल ओवर लिमिट समझ में आ गई। रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलेटेड हो तो ऐसे बिजनेस को 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, एक प्रोडक्ट की अगर करोड़ की बात करें तो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा। अनरेगुलेटेड कैटेगरी में जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो ऑडिट करना ज़रूरी है। इंडिविजुअल अगर प्रोडक्ट की बात करूँ अनरेगुलेटेड सेक्टर में तो उसमें 35 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो कॉस्ट अकाउंट ऑडिट करवाना ज़रूरी है। अब हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑडिट के लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में है assumption are provided to companies whose revenue from exports in foreign exchange exceeds 75% of total revenue. The companies operating from special economical zone,
जो कंपनियां स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में काम करती है, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज करती है, उनको स्पेशल एक्सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किया गया है। ऐसी कंपनी जो अपने रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट करती है, एक्सपोर्ट यानी दूसरे कंट्री में भेजना, तब फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पे आता है। फॉरेन एक्सचेंज आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग एमकॉम सेमेस्टर 4 में पूरा डिटेल पढ़ने वाला हो, इसके रिलेटेड बहुत सारे यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, पूरा कंसेप्ट ही अकाउंटिंग का अलग है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। तो ऐसी कंपनियां जिसका रेवेन्यू 75% से ज़्यादा हो और वो बाहर एक्सपोर्ट करी हो, जो अपना रेवेन्यू कितने परसेंटेज में जनरेट करी है एक्सपोर्ट से, 75%, ऐसी कंपनी के लिए स्पेशल एजम्पशन वहाँ पर प्रोवाइडेड है कॉस्ट ऑडिट के लिए। पर वो कौन सा एजम्पशंस है वो हमें यहाँ पे पूरे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख देने का कि जो कंपनी आपने एक्सपोर्ट करी है 75%, उनके लिए कॉस्ट ऑडिट के लिए अलग से रूल्स बनाए गए, उनके लिए अलग से पूरा एजम्पशन प्रोवाइडेड है, उनको ये लिमिट्स लागू नहीं होती, उनके लिए स्पेशल अलग से लिमिट है जो अपना रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट करें, उनकी ये बात है। क्लियर? तो ये सारी लिमिटेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। कॉस्ट ऑडिट में अब तक सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन किए, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज हमने कॉस्ट ऑडिट को थोड़ा सा समझा, उसका ऑब्जेक्टिव देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अब यूनिवर्सिटी के मोस्ट टाइमली क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर होने वाले हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। पूरा आपको राइट डाउन करना है दोनों क्वेश्चन नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, या फिर आपको मटेरियल कॉपी में जैसा मैंने यहाँ पे बताया वैसा नहीं दिया गया है तो आपको वैसे ही होमवर्क सबमिट भी करवाना है। यही क्लास वर्क को पूरा नोटबुक में लिखो और उसको सबमिट करो। तो यहीं तक रखते हैं कॉस्ट ऑडिट। दूसरे पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे सफ़र। अब तक के लिए सिर्फ जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.